नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। सूबे के मदरसों को मुख्यमंत्री धामी की डोर टूक। मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जुड़े तभी बनेगी बात, वरना सरकार जड़ेगी ताला। जबान से निकली बात पर पछताए बीजेपी विधायक बंसीधर भगत। अब बजा रहे मोदी नाम की बंसी, महानतम नेता बताकर बात संभालने की कोशिश। हरीश रावत ने चढ़ाया उत्तराखंड का सियासी पारा। दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं हरदा। देहरादून लौटने को लेकर असमंजस, जंगल के शेर से कर रहे अपनी तुलना। और हल्द्वानी के रानीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा। 4 साल की मासूम बच्ची को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रौंदा। 20 मीटर तक घसीट कर ले गई बस, बच्ची की मौके पर मौत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड की मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर की। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में संचालित मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन मदरसों में ताला जड़ दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड पूरी तरह से भंग है। 1 जुलाई 2026 को मदरसा बोर्ड का अंत हो जाएगा। बता दें कि बीजेपी भी सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड सरकार लेकर आई है ताकि अल्पसंख्यक भी बेहतर शिक्षा हासिल कर सके। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। उधर कांग्रेस ने भी मदरसों में मुख्यधारा की शिक्षा को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियार का कहना है कि उत्तराखंड राज्य ने शैक्षिक संस्थानों को लेकर जो नियम कानून बनाए हैं वो लागू होने चाहिए। यदि इस प्रक्रिया में कोई खामी है तो उसके लिए आवाज उठाई जा सकती है, जिसका समर्थन कांग्रेस भी करेगी। उत्तराखंड राज्य ने शिक्षण संस्थानों को चलाने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की है, सभी लोग उस प्रक्रिया का पालन करें और उस प्रक्रिया को पालन करने के एवज में किसी को अगर ये लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है तो निश्चित रूप में वो अपनी आवाज़ उठाए। हमें अगर लगेगा कि किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, गलत दबाने की कोशिश हो रही है, तो निश्चित रूप में हम जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनको जानबूझकर दबाया जाता है, उन लोगों का साथ निश्चित रूप में कांग्रेस हमेशा देती रही है। इस प्रकरण में जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया की कोई खामी है तो वो खामी उजागर होनी चाहिए। सोमवार को टिहरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 के समापन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस चैलेंज के दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जाबाज जवानों सहित देश भर से आए लगभग 200 प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल पर 113 किलोमीटर के दुर्गम मार्ग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में अनुशासन, साहस और राष्ट्रभक्ति को सशक्त करते हैं। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने संयुक्त किया था। सूर्य देवभूमि चैलेंज के इस दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जवानों के साथ साथ देश भर से आए 200 से अधिक साहसिक ट्रैकर्स ने भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलेंग से कलगोट और कलगोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर के अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों को पार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं।
पहले जो बंशीधर भगत ये बात कह रहे थे कि मोदी मोदी कहकर काम चलेगा नहीं, अब वो अपने ही बयान से पलट गए हैं। खजानदास की बैठक में जो भी बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने कहा उससे वो अब किनारा कर रही हैं और बता रही हैं कि उनके बयान का क्या मतलब था। अपनी सफाई में क्या कुछ बोल रहे हैं विधायक बंशीधर भगत, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्यों अपने बयान से पलट गए बंशीधर भगत? बवाल के बाद मोदी मोदी जप रहे बंशीधर। पहले उठाया विकास कार्यों की धीमी गति पर सवाल, अब कह रहे राज्य में तेज गति से हो रहा विकास। मोदी जी नहीं चलेगा। पहले भी बंशीधर भगत बोले मोदी मोदी और अब भी विधायक कह रहे हैं मोदी मोदी। फर्क बस इतना है कि पहले जहां नसीहत थी वहां बयान पर सफाई है। जोश जोश में बीजेपी विधायक कह तो गए, पर जब बात बढ़ी, बयान वायरल हो गया और लगा कि दाव कुछ उल्टा पड़ गया, तो विधायक जी बयान से ही पलट गए। तब जो विधायक कह रहे थे कि मोदी मोदी कहने से उत्तराखंड में अब काम नहीं चलेगा, वो अब कह रहे हैं कि मोदी देश के महानतम नेता है। जो बंशीधर भगत विकास कार्यों की देरी पर चुनाव में मुश्किलें बढ़ने की बात कह रहे थे, वो अब पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में दिन रात विकास के लिए काम होने की बात कह रहे हैं। पहले आप उनका ये पुराना बयान सुन लीजिए। जल जीवन मिशन ने ऐसा त्राहिमाम कर रखा है कि मैं बता नहीं सकता। 2027 बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी कह के नहीं चलेगा। तो सुना आपने कैसे विधायक जी मंत्री खजानदास की बैठक में अधिकारियों और पार्टी नेताओं को बता रहे हैं कि जल जीवन मिशन ने त्राहिमाम कर दिया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा और तब मोदी मोदी बोलने से भी उत्तराखंड में काम नहीं चलेगा। उनके इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। जहां एक और बीजेपी नेता मामले में सफाई दे रहे थे, तो वहीं विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा था कि बंशीधर भगत ने सच्चाई उजागर कर दी है। हमने भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और खबर चलते ही विधायक जी बयान से ही पलट गए और अपने बयान पर सफाई देते हुए कहने लगे कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। कल जिला प्लान की बैठक में जिस प्रकार की चर्चा हुई और जिस प्रकार का उसका अर्थ लोगों ने निकाला, उस पर मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि हमने कहीं भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कोई बात ऐसी नहीं कही या यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। हमने केवल ये कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य पैसा होने के बावजूद भी ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं, इनको व्यवस्था करें। अब इस बैठक में भी अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? वास्तविक बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से इन 10 सालों में उठा है, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज महिलाओं के आरक्षण के लिए जिस प्रकार से उन्होंने दमदारी से बात की है, ये ऐतिहासिक क्षण है। कल तक विधायक जी कह रहे थे कि अधिकारियों की गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बजट की कमी है, जिस वजह से जल जीवन मिशन का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। वो अब कह रहे हैं कि अधिकारियों को टाइट करने के लिए हमने कहा था कि काम करो, ना कि पीएम के खिलाफ कोई बयानबाजी की थी। पहले सरकारी सिस्टम पर जो विधायक सवाल खड़ा कर रहे थे, वो अब अधिकारियों को सख्त निर्देश देने की बात कह रहे हैं। उनके दोनों बयानों में कितना अंतर है, एक बार ये भी सुन लीजिए। अधिकारी को दोष नहीं दे रहा, थोड़ा बजट की बहुत कमी हो गई। अब उस कारण से अब हम इनको भी जोर से नहीं कह पा रहे, बहुत दिक्कत हो गई है। नल बिछा रखे हैं, पानी बिल्कुल नहीं है और उसके कारण से रोड में चलने लायक नहीं रहेगी। तो सबसे मेरा आग्रह यह है कि इस तरह बहुत गंभीरता से काम करें। अगर कहीं से बजट मिले तो बजट दिलाएं और नहीं तो फिर जो काम हो सकता है वो ठोक। लेकिन हमने अधिकारियों को टाइट करने के लिए कहा कि भाई काम करो, खाली तुम ये सोचो कि वैसे ही सरकार आ जाएगी, ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम भी आ रहा है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं कि आप पूरा देश उसको अपनाने को तैयार है। तो दोनों ही नेता प्रदेश में और देश में देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और 47 तक हम देश को बिल्कुल एक स्वावलंबी देश के रूप में खड़ा कर देंगे, पूरे विश्व में जगत गुरु बनाकर खड़ा कर देंगे। ऐसा संकल्प लेकर मोदी जी चल रहे हैं और उसके साथ पुष्कर धामी जी कदम पे कदम मिलाकर चल रहे हैं। भले ही विधायक जी अपने बयान पर सफाई दे रहे हो,
लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी मोदी मैजिक के भरोसे है, ये बात उनके बयान से जाहिर होती है। और अगर पीएम मोदी के दौरे की बात करें तो अब तक पीएम मोदी 28 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। कभी धार्मिक स्थलों के दर्शन तो कभी राज्य को सौगात। और जनसभा में उमड़ता जनसलाब ये बताता है कि पीएम की उत्तराखंड में कितनी लोकप्रियता है और इसी लोकप्रियता को आधार बनाकर बीजेपी चुनावी प्रचार भी करती है। लेकिन क्या 2027 चुनाव में मोदी मैजिक बीजेपी के काम आएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। बीजेपी विधायक बंसीधर भगत के बयान पर सांसद अजय भट्ट ने भी प्रतिक्रिया दी है। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, किसी भी बात के लिए वाणी विचलित नहीं होनी चाहिए। हालांकि सांसद अजय भट्ट ने यह भी माना है कि दिक्कतें काफी है और जगह जगह सड़कें खुदी हुई है और कई जगह बजट की कमी भी सामने आ रही है, जिससे जल्द पूरा करने की बात सांसद अजय भट्ट कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो ऐसी बात है कि मुझको वाणी संयम रखना चाहिए। मैं अपने से कहूँगा, कभी भी वाणी विचलित नहीं होनी चाहिए किसी भी बात के लिए। समझ रहे हैं कि दिक्कतें काफ़ी हैं और रोडें खुदी पड़ी हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, वो हमको भी आभास है और उसमें कई लोग खोद रहे हैं, फिर उखाड़ रहे हैं, फिर पछाड़ रहे हैं। विकास में ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी बड़ी गलतियाँ रही हैं। जो निश्चित टाइम था उस समय काम नहीं करे, पैसे की कमी भी आई है कहीं, और बनाते समय भी ध्यान नहीं दिया टेक्निकल लोगों ने। हम तो नॉन टेक्निकल लोग हैं, हम तो बनाओ कहेंगे, लेकिन पहले आपने ओवरहेड बना दिया होता तो दिक्कत नहीं आती। आपने पहले लाइन और रोड खोद दी, लाइन बिछ गई, अब आप 2 साल के बाद ओवरहेड बना रहे, 1.5 साल वो भी लेगा, दिक्कत तो आएगी। ये तो मैंने कई बार दिशा की बैठक से लेकर साधन, आपको पता होगा संसद में ये प्रश्न मैंने उठाया था। अगर आप जागरूक लोग हैं, मैंने देखा होगा अगर संसद में, पहला मैंने देश भर से बधाई आई कि आपने कम से कम हिम्मत कर दी। लोगों ने कहा भाई सरकार के खिलाफ हो गया, मैंने कहा नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस की अंतर्कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पार्टी हाईकमान कह रहा है कि सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करे, पर नेता हैं कि सोशल मीडिया पर वार करने से बाज ही नहीं आ रही हैं। ऐसे में गोदियाल ने नेताओं को हिदायत दे दी है। नेताओं को क्या हिदायत दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या गोदियाल की बात सुनेंगे कांग्रेसी? कितने फायदेमंद होगी कांग्रेस की एसओपी? नेताओं की बयानबाजी पर लगेगी रोक? उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों नेता बीजेपी के नहीं बल्कि एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे हैं। लगा था कि कुमारी शैलजा के दौरे के बाद हालात कुछ बेहतर होंगे, पर नेताओं की रार ऐसी है जो हाईकमान के संभालने पर भी संभल नहीं रही है। उधर कुमारी शैलजा की दिल्ली वापसी होती है तो इधर प्रकाश जोशी और हरीश रावत फिर एक दूसरे पर तंज कसने से बाज नहीं आते। गोदियाल कहते हैं कि नेता एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी न करें, लेकिन फिर भी पार्टी के कुछ नेता पुराने मतभेदों पर खुलकर बयानबाजी करते हैं। कभी हरीश रावत की नाराजगी पर पार्टी 2 धड़ों में बंट जाती है तो कभी हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच की तनातनी सामने आती है। कब खत्म होगी नेताओं की रात? चुनाव से पहले अकेले पड़ गए गोदियाल। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनावी रणनीति पर मंथन करने की बात करती है, लेकिन चुनावी रणनीति पर तो तब काम हो जब नेता साथ हो। हाल ही में कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ कई बैठकें की और फिर से एक बार 27 अप्रैल को कुमारी शैलजा गढ़वाल मंडल में नेताओं के साथ बैठक करने आ रही है। पर सवाल ये है कि क्या चुनावी रणनीति पर मंथन से पहले शैलजा नाराजगी दूर कर पाएगी या फिर गणेश गोदियाल चुनावी मोर्चे पर अकेले पड़ जाएंगे? पार्टी नेताओं को चाहे गोदियाल कितना भी समझा ले, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर नेताओं की बयानबाजी जारी है। हालांकि गोदियाल अब भी कह रहे हैं कि नेताओं से उन्होंने साफ कह दिया है कि जो मतभेद हैं उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पर कहें। मैं पहले ही कह चुका हूं, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। पहले ही कह चुका हूं मैं कि हमारे सभी नेताओं से मैंने ये निवेदन किया है कि जो भी बातें करनी है इस तरह की वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर करें। 2 बातें होती हैं, एक संदेश जनता को देना होता है, वो जनता के बीच करें, एक संदेश नेताओं को देना होता है तो उस पार्टी प्लेटफॉर्म पे करें। मैं पहले ये निवेदन कर चुका हूं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि अगर नेता इसी तरह की बयानबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर चुनावी रणनीति पर असर पड़ेगा। ऐसे में नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की बात सुननी चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी अगर कह रहे हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को, नेताओं को अपनी बात
पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही रखनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर अनुशासन होना चाहिए और उस अनुशासन का पालन हमारे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश के बड़े नेताओं को भी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको भी करना चाहिए। क्योंकि अगर अनुशासनहीनता होगी और अपने अपने मन मुताबिक बयानबाजी होगी पार्टी प्लेटफॉर्म से हट करके, तो निश्चित तौर पर 2027 की रणनीति में पार्टी को नुकसान होगा। गोदियाल तो कह रहे हैं, पर क्या पार्टी के नेता आपसी मतभेद भूलकर चुनाव में साथ खड़े होंगे? क्या नेता एक दूसरे पर बयानबाजी से बचेंगे? गोदियाल की बात का नेता कितना मान रखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सवाल ये है कि क्या शैलजा और गोदियाल नेताओं को 2027 चुनाव से पहले एकजुट कर पाएंगे? देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत के हालिया बयानों और कदमों ने उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ा दिया है। इन दिनों दिल्ली में मौजूद हरदा इस कश्मकश में है कि वो राजधानी देहरादून लौटे या फिर नहीं। भगवान पर अपने भाग्य का फैसला छोड़ने वाले हरीश रावत दिल और दिमाग की लड़ाई में उलझे हुए हैं और अपनी तुलना जंगल के शेर से कर रहे हैं, जिसके पास शिकार के लिए 2 रास्ते होने के बाद भी उसके हाथ खाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। असमंजस में हरीश रावत, दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हरदा, जंगल के उस शेर से की तुलना जिसके सामने था शिकार फिर भी खाली थे हाथ। अब भाग्य पर फैसला छोड़ने की कह रहे बात। कांग्रेस नेता पूर्व सीएम हरीश रावत की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी गलियारों में शोर इस बात का मचा दिया है कि हरीश रावत अपनी राजनीति को लेकर असमंजस में आ गए हैं। इन दिनों दिल्ली में डेरा जमाए हरदा इस कश्मकश में है कि वो राजधानी देहरादून लौटे या फिर नहीं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, 2 दिन से दिल्ली में हूँ, आज दिल कह रहा है कि हरिद्वार लौट चल, देहरादून लौट चल, और दिमाग कह रहा है दिल्ली में रहूं। दिल्ली के साथ बहुत सारी सुनहरी उतल पुतल भरी प्यारी प्यारी यादें हैं। वे यादें कह रही हैं, हमने क्या बिगाड़ा। दिल्ली के करीब करीब हर क्षेत्र में कोई ना कोई सामाजिक संगठन कभी ना कभी मुझसे बहुत घनिष्ठता से जुड़ा रहा है। वे कह रहे हैं, हमको तो याद ही करना छोड़ दिया। कुछ साथी राजनीतिक सहयोगी बने, वे कह रहे हैं कि हमसे बात ही करना तुमने छोड़ दिया। अखबार के मित्र मेरे प्रति हमेशा बड़े सहृदय रहे। पहले हर महीने 1 आध बार मैं उनके दर्शन कर लेता था और वे लोगों को मेरे दर्शन करा देते थे। वे भी कह रहे हैं, आप कहाँ हो। राजनीति के साथ ही कई लोगों ने मेरे साथ भावतर्त स्नेह रखा, घर जैसा प्यार और समर्थन दिया। कुछ लोगों ने मुझे अपना सहचर समझा। अब वे दोनों प्रकार के लोग कहते हैं कि आप तो दिखाई नहीं देते, आते ही नहीं, बात नहीं करते, कभी चाय नहीं पीते हमारे साथ। अब मेरी स्थिति ये है कि हर बार जब मैं दिल्ली आता हूँ तो देहरादून लौटते वक्त बड़ा असमंजस में आ जाता हूँ। उधर देहरादून कहता है कि बस कुछ कठिनाई आई तो भाग जाओगे यहाँ से, क्या करूँ, बड़ा असमंजस है। दिल और दिमाग के बीच उलझे हरीश रावत को पहाड़ पर कही जाने वाली कहावतें भी याद आ रही है। हरदा ने लिखा है कि हमारे इधर एक कहावत है कि फलदाकोट पट्टी में 2 गांव हैं, जनौली और पिलखोली। उनके बीच में एक धार पड़ती है, वहाँ सैम देवता का मंदिर भी है। उस धार से एक रास्ता नीचे की ओर जाता है, बड़ा आम रास्ता है, कई गांवों का रास्ता है। एक बाघ शिकार की तलाश में आया तो वो उस धार में पहुँच गया। धार की एक तरफ पिलखोली था और एक तरफ जनौली, और उसे दोनों गांव में अपने लिए संभावना नजर आ रही थी। अब वह कभी सोचे मैं जनौली जाऊं और कभी सोचता कि पिलखोली जाऊं। कभी कदम इधर बढ़ाता तो कभी कदम उधर बढ़ाए। आखिर में सुबह की पौ फटने लगी, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बाघ निर्णय नहीं कर पाया और वापस जंगल की तरफ जाना पड़ा। मुझे भी लग रहा है कि यदि मैं इस असमंजस में पड़ा रहा तो आगे भगवान मालिक है। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि हरीश रावत लोकप्रिय नेता हैं, दिल्ली में भी उनके चाहने वाले हैं। हरीश रावत की ये पोस्ट उसी परिप्रेक्ष्य पर लिखी गई है। नहीं, देखिए, आदरणीय हरीश रावत जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं। उत्तराखंड की जनता से उनका खास लगाव है, उत्तराखंड के
कार्यकर्ताओं से भी उनका बहुत बड़ा लगाव है, लेकिन दिल्ली में भी जो है उनके समर्थकों की संख्या कम नहीं है। देश के कोने कोने में जो है उनके हजारों लाखों समर्थक हैं और इसीलिए उन्होंने ये पोस्ट शायद की होगी। दिल्ली में जा कर के पुराने लोगों से मिले होंगे, पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी और दिल्ली के कार्यकर्ता चाहते होंगे कि हरीश रावत जी उनके बीच भी अपना समय बिताएं, उनके कार्यक्रमों भी आए जाएं। और एक और जो है उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, तो ऐसे में अगर उनको दिल्ली और देहरादून के कार्यकर्ताओं के प्यार के कारण इस प्रकार की पोस्ट अगर करनी पड़ रही है तो इसके अन्य राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। ये उनका दिल्ली और उत्तराखंड से लगाव है, इसीलिए इस प्रकार की उन्होंने पोस्ट डाली है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि दिल्ली में हरदा का डेरा कोई यूं ही नहीं है। प्रदेश प्रभारी के एक परिवार से एक टिकट ने हरीश रावत को दुविधा में डाल दिया है। हरदा इस विधानसभा चुनाव में बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अनुपमा रावत पार्टी की हरिद्वार ग्रामीण से जिता उम्मीदवार रही हैं। तो ऐसे में हरीश रावत के बेटे आनंद रावत का टिकट मुश्किल में है। तो अब क्या हरदा का शिकार प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा है? तो इस तर्क से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। फिलहाल तो कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व को लेकर कोई बदलाव होता है या फिर नहीं, उसके लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा। लेकिन हरीश रावत की ये पोस्ट सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हरीश रावत बाघ बनकर किसका शिकार करना चाहते हैं। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भर्ती घोटाले के आरोपी हाकम सिंह को क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने हाकम सिंह की एक वीडियो को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। करण महारा कह रहे हैं कि बेरोजगार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वाले हाकम सिंह को सरकार की ढील और संदिग्ध पैरवी के चलते क्लीन चिट मिली है और यदि सरकार सच में निष्पक्ष होती तो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये मामला न्याय से ज्यादा रिश्तों और संरक्षण का था। करण महारा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की राजनीति में अपने लोगों को बचाना प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए सच या न्याय की बलि चढ़ा दी जाए। आज हाकम सिंह नृत्य करते हुए एक वीडियो में मैंने देखे और ये हालिया वीडियो है जो अपने आप में उत्तराखंड के नौजवान और नवयुवतियों को मुंह चिढ़ाता हुआ वीडियो मुझे लगता है। जिन लोगों ने लाठियां खाई, डंडे खाए और SSSC भर्ती घोटाले का जमकर विरोध किया, उन लोगों के ऊपर आज मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिलों में बहुत गहरी चोट पहुंची होगी। सरकार की कमजोर पैरवी के तहत चलते हाकम सिंह को क्लीन चिट मिल गई और सरकार अगर चाहती तो जिस कोर्ट में ये फैसला आया था उस कोर्ट के ऊपरी कोर्ट में जाकर इसमें अपील करनी चाहिए थी। वैसे तो अमूमन बड़े बड़े मुकदमे लगातार कई वर्षों तक चलते रहते हैं। ये पता नहीं कैसे हुआ कि हाकम सिंह को इतनी जल्दी क्लीन चिट मिल गई। चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो VIP को लेकर, चाहे वो संतरेसा में 14 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का मामला हो जिसमें बीजेपी के OBC सेल के सदस्य रहे हों, मुख्य आरोपी हैं, तो उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। दिनेशपुर में हमारी खबर का असर हुआ है। बता दें कि क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के चलते किसानों की फसल जलकर खाक हो गई थी। दरअसल स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ऐसे में हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद बीजेपी नेता गुंजन सुखीजा और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने SDM से मुलाकात की, जहां नेताओं की मांग पर SDM ने क्षेत्र में दमकल की गाड़ी को तैनात कर दिया है। तो आज आपातकालीन व्यवस्था के लिए ये अग्निशमन अधिकारी वाहन जो है यहाँ पहुँच गया है दिनेशपुर थाने में। मैं दिनेशपुर थानाध्यक्ष का, SDM गदरपुर का और हमारे जो अग्निशमन अधिकारी हैं रुद्रपुर, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए, और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, नेतृत्व में उनका अच्छा काम हो रहा है। 250 लीटर की गाड़ी है, चूँकि हमारा दिनेशपुर के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ सड़कें भी कम चौड़ी हैं, तो ये छोटी गाड़ी फिलहाल एक बार वैकल्पिक तौर पर बड़ी गाड़ी की व्यवस्था भी करी जा रही है प्रशासन के द्वारा, लेकिन एक बार छोटी गाड़ी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 250 लीटर की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है और अगर ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना उसको तत्काल रूप से एक बार रोका जाए और बड़ी गाड़ी तुरंत मंगवा ली जाए, ताकि एक बार कहा जाए कि एक फर्स्ट एड यानी जो प्राथमिक उपचार होता है उस प्रकार का उपचार एक बार छोटी गाड़ी के माध्यम से होगा।
नोएडा मजदूरों के आंदोलन की आग हल्द्वानी के मोटा हल्दू स्थित मिनी स्कूल तक भी पहुंच गई है। यहां भी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और श्रम विभाग के नियमों का पालन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कम वेतन के चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन कोई जरूरी कदम नहीं उठा रहा है। बता दें कि श्रमिकों के प्रदर्शन के चलते स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक, पुलिस अधिकारी और श्रम विभाग ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कुछ श्रमिक आक्रोशित हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके से खदेड़ा। हमें 4-5 साल हो जाते हैं यहाँ जॉब करते करते, हमारी सैलरी 2 साल से वही है तो वही है, सैलरी बढ़ाने का नाम नहीं है। और बढ़ती है हमारी कितनी बढ़ती है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 बढ़ती है। और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, हम गरीब इंसान का खाना मुश्किल है। क्या गरीब इंसान खाए तो हम जितनी सैलरी कमाते हैं हमारा 1 रुपया नहीं बचता, खाली आ रहे जा रहे तो फायदा नहीं काम करने का हमारा। कि जैसे और कंपनियों में सैलरी बढ़ चुकी है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। मिनिमम अगर 20,000 सैलरी नहीं भी होती तो 15,000 सैलरी होनी चाहिए वर्कर्स की, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे हम कंटिन्यू जॉब करते हैं। क्योंकि बाय द वे तबियत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो ये लोग गेट पास देने को भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। गेट पास बच्चे पर प्रेशर डालते हैं जॉब का कि करो काम करके। यहाँ पर जो मदरसन एक कंपनी है उसके जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में जो कर्मी यहाँ पर तैनात है, उनका कुछ अपने सैलरी और सर्विस कंडीशन को लेकर के कुछ इश्यूज उनके थे, जिसको लेकर के उनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके और कंपनी के प्रतिनिधियों के मध्य जो है एक वार्ता हुई है, वो वार्ता सफल रही है। फिलहाल इन लोगों को उस वार्ता के बारे में ब्रीफ करके और इन लोगों को समझाया जा रहा है, जो वार्ता का जो रिजल्ट था उसके बारे में इन्हें कन्विंस किया जा रहा है। और पुलिस यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में तैनात है और यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाई रखी। हल्द्वानी के ही रानी बाग इलाके में स्कूल से घर लौट रही 4 साल की मासूम बच्ची को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रौंद दिया। जानकारी के अनुसार रुद्रपुर डिपो की बस बच्ची को टक्कर मारने के बाद घसीटते हुए अपने साथ ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस ने करीब 20 मीटर तक बच्ची को घसीटा। इस घटना में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने बस पर पथराव किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोड सेफ्टी के नाम पे हम लोग बड़े बड़े अभियान तो चलाते हैं, प्रशासन भी बड़े बड़े अभियान चलाता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति की दुर्घटना में मौत ना हो। और मौत भी मैं देखता हूँ कि किसकी होती है, जो साधारण रूप से अपनी स्कूटी से अपनी नौकरी को जा रहा होता है, सिडको में नौकरी कर रहा होता है, रुद्रपुर से वापस आ रहा होता है, वाहन उसको कुचल के चले जाते हैं। और वाहन की जो चपेट में जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो आते हैं हैवी व्हीकल, जैसे ट्रैक्टर है, डंपर है, बसें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु रोज हो रही है। मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए फिलहाल जो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद घटना हुई है, यहाँ पर एक बहुत ही छोटी बच्ची थी लगभग 4-5 वर्ष की, उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। और जो वाहन है वो प्लान बना है, पूरे शहर में नो एंट्री की गई है। इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो है नो एंट्री की गई है, परंतु क्योंकि ये रोडवेज की है, सरकारी बस है, तो इसको उस नो एंट्री से फिलहाल जो है इसमें छूट थी। और बाकी जो और भी कारण है इसके, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। दिनेशपुर में एक मकान में पिछले कई महीनों से नकली आयुर्वेदिक दवाई बनाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर उप जिलाधिकारी ने दिनेशपुर थाना पुलिस अध्यक्ष के साथ ही बताया जा रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन के अधिकारियों के साथ मिलकर छापेमार कार्रवाई की, जहां मौके से ही कई नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बरामद की गई। बता दें कि एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट चुकी है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक दवा देते हैं शुगर कंट्रोल की, जिसमें कि उनके द्वारा एलोपैथिक दवाएं मिलाई जा रही हैं। तो इस जांच हेतु आज इसमें जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर था, पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ जब इनके गोदामों को और इनके घरों को चेक किया गया तो इसमें बहुत भारी मात्रा में हम लोगों को एलोपैथिक दवाएं मिली। इसके अतिरिक्त काफ़ी साक्ष्य इस बात के भी मिले हैं कि इनके द्वारा ये दवाएं देश विदेश में भेजी जाती हैं। ये 1200-1400 में एक पैकेट देते हैं जो शुगर की दवा है उसको आयुर्वेदिक बताकर, और जबकि उसमें वो जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं जो शुगर नियंत्रण की और विटामिन डी उसको ही मिलाते हैं। तो लोगों की सेहत के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि जो लोग आयुर्वेद समझ के शुगर की दवा ले रहे होंगे वो कहीं ना कहीं वो एलोपैथिक दवाएं उनकी शुगर को कम या बहुत ज़्यादा कम कर सकती हैं, जिसके कारण उनकी जान की भी बात आ सकती है।
राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले को लेकर सीओ सिटी स्वप्निल मुनियाल ने बताया है कि घटना 16 अप्रैल की है। संपत्ति के विवाद को लेकर लक्ष्मीपुर गांव में दो पक्ष भिड़े थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसके आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है। उन्होंने बताया है कि मामला जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। समझाने के बाद भी दोनों पक्ष सुनने को कुछ तैयार नहीं है। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को एमडीडी के माध्यम से कोतवाली प्रेमनगर को सूचना प्राप्त हुई कि लक्ष्मीपुर आरटीओ के सामने भूमि के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया है और झगड़ा शुरू हो गया है। उक्त संबंध में सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस भी प्रसारित किए जा रहे हैं, जिस संबंध में अवगत कराना है कि पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की गई। साथ ही दोनों पक्षों के 14 लोगों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। दोषियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर दिया गया है। साथ ही विवादित भूमि के संबंध में 164 बीएनएस की रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। सूबे के मदरसों को मुख्यमंत्री धामी की डोर टूक, मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जुड़े तभी बनेगी बात, वरना सरकार जड़ेगी ताला। जबान से निकली बात पर पछताए बीजेपी विधायक बंसीधर भगत, अब बजा रहे मोदी नाम की बंसी, महानतम नेता बताकर बात संभालने की कोशिश। हरीश रावत ने चढ़ाया उत्तराखंड का सियासी पारा, दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं हरदा, देहरादून लौटने को लेकर असमंजस, जंगल के शेर से कर रहे अपनी तुलना। और हल्द्वानी के रानीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 साल की मासूम बच्ची को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रौंदा, 20 मीटर तक घसीट कर ले गई बस, बच्ची की मौके पर मौत।